हल्के अंधकार से मड़े आसमान में छोटे मोटे तारे जगमगा रहे थे। सुबह बस होने ही वाली थी। हमेशा की तरह सन्नाटों में डूबे उस रोड के किनारे पर पार्थ दूर बने किसी हेडपंप की तरफ मिट्टी और गर्द में लिपटे अपने कपड़ों को साफ करने के लिए लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। शुक्र है ऊपर वाले का, मैं बच गया। पार्थ ने ऊपर देखकर परमेश्वर को लाखों धन्यवाद दिए। कारण ही कुछ ऐसा था। अभी अभी एक तेज रफ्तार वाली कार उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारकर भागी थी, पर शायद वो सौभाग्यशाली था जो अब तक चल फिर पाने की हालत में था। हेडपंप की तरफ बढ़ते पार्थ के पैर अचानक रुके। उसके कानों के पर्दों पर कोई सदमे से भरी आवाजें टकराई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे राम, ये तो मर गया लगता है। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है बेचारी का। पार्थ ने मुड़कर देखा कि कुछ लोग बिखर कर चूरा हो चुके उसकी बाइक के पास खड़े हैं। इनसे मदद मांगता हूं। पार्थ उन्हीं की तरफ बढ़ चला, पर थोड़ी ही दूर पर उसने जो देखा वो देखकर वो वहीं पर पत्थर की तरह जम गया। रोड के किनारे पार्थ का खून से लथपथ बेजान शरीर पड़ा था। क्या मुसीबत है, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही। राघव के माथे पर सिलबटें उभर रही थी। रात को काम से वापस लौटते समय उसे कोई ना कोई टैक्सी मिल ही जाया करती थी, पर आज ना जाने क्या हुआ। ऊपर से सड़क भी पूरी सुनसान, मानो सारे शहर में वही अकेला बचा हो। राघव तेज तेज कदम घर की तरफ बढ़ा रहा था। जल्द से जल्द उसे घर का दरवाजा दिख जाए, बस यही मकसद लिए वो चले जा रहा था। राघव को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। निगाहों में एक अजीब सा डर था। न चाहते हुए भी बार बार उसकी गर्दन पीछे मुड़े जा रही थी। सरेराह उसे कोई गाड़ी ही दिख जाती तो भी वो इत्मीनान से घर की तरफ बढ़ता, लेकिन सन्नाटे से भरी सड़क पर ना बंदा ना बंदे की जात। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी ने उसके डर पर किसी तरह काबू कर रखा था। तभी राघव को महसूस हुआ कि सचमुच कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। अपनी सांसें रोककर वो झट से पलटा। सामने दूर तक फैली स्ट्रीट लाइट्स की जगमगाती कतार के अलावा उसे कुछ भी ना दिखा, पर जमीन पर नजर डालते ही वो जम सा गया। रोशनी से बनती उसकी छाया से सिर्फ 2 हाथ दूर एक और काली परछाई खड़ी थी। घर के हॉल में स्नेहा बड़ी बेचैनी से घूम रही थी। दीवार पर लगी बड़ी सी पेंडुलम घड़ी ने रात के 11:30 बजाए। रह कर स्नेहा की नजरें दरवाजे पर पड़ रही थी। अचानक हॉल की टेबल पर रखा फोन बज उठा। स्नेहा तुरंत उस तरफ बढ़ चली। हेलो, मिसेज स्नेहा मलिक जी, वो आपके हस्बैंड विशेष मलिक का एक्सीडेंट। सामने वाले ने अचकचा कर एक गहरी सांस ली। आप जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। रात में सफेद रोशनी से जगमगाते सिटी हॉस्पिटल की इमारत के आगे स्नेहा की कार आकर रुकी। अंदर जाकर पता करने पर एक वार्ड बॉय उसे हॉस्पिटल के मोर्चरी तक ले गया। दरवाजा खोलते ही सामने स्ट्रेचर पर सफेद कपड़ा ओढ़ाए किसी का शव रखा था। स्नेहा हल्के कदमों से उस ठंडे कमरे में घुसी। माहौल की नाजुकता को समझते हुए वार्ड बॉय बाहर ही खड़ा रहा।
स्ट्रेचर पर नेहा के पति विशेष का शरीर पड़ा था। किसी अनजान वाहन ने घर आते समय उसे टक्कर मारी थी। स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति किसी को भी झंझोर कर रख सकती है, मगर इसके बिल्कुल उलट स्नेहा के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। एक मंद हंसी उसके मुंह पर छा गई। काश तुम्हें मेरा और परिणव का फेर ना पता चलता, तो शायद आज तुम जिंदा होते विशेष। अब मैं पूरी तरह से आजाद हो गई हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ। इन्हीं दिनों के कुछ दिन बाद एक रात को अचानक स्नेहा के कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। वो जग कर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। समय देखा, रात के 11 बज रहे थे। डर के मारे वो बिस्तर पर ही दुबकी रही। उसके बोलने तक की हिम्मत जा चुकी थी। दरवाजे के पार से कोई सरसराती आवाज में बोला, स्नेहा, अंदर नहीं आने दोगी? स्नेहा ने अपनी कांपती जबान से जवाब दिया, कौन है बाहर? स्नेहा की सांसें उखड़ने लगी। वो कुछ और सोच पाती इससे पहले ही खड़ाकेदार आवाज के साथ दरवाजा खुला और दरवाजे से निकली सफेद रोशनी में एक इंसानी काली परछाई खड़ी थी। तुम गलत थी स्नेहा। अभी तुम पूरी तरह से आजाद नहीं हो। ठंडी रात में उस घर से लोगों को स्नेहा की एक सर्द चीख सुनाई दी और अगले ही दिन सिटी हॉस्पिटल की मोर्चरी के एक कोने में स्नेहा की डेड बॉडी पड़ी थी। राजस्थान में आषाढ़ माह के मानसून की पहली बौछार गिरने के साथ ही लोग हल लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़ते हैं। रामधन भी कहाँ पीछे रहता। कंधे पर हल लाद कर और ऊंट की रस्सी पकड़कर वो भी गीली जमीन जोतने चल पड़ा। रास्ते में उसे एक झाड़ी पर कुछ लटकता दिखा। पास गया तो मालूम पड़ा कि ताजा चमड़े से बनी पानी की छांगल है। सोचा तपती दोपहरी में ठंडा पानी रखने के काम आएगी। इक्के दुक्के बादलों के अलावा खाली आसमान से सूरज जेठ मास जैसी तपत बरसा रहा था। खेतों में लकीर खींचता रामधन पसीने पसीने हो रहा था। ऊपर से गर्मी के कारण बेचारा ऊंट भी बदहाली में सांसें लेने लगा। रामधन को दया आई। ऊंट को पेड़ की छां में खड़ा करके उसने खुद भी शीतल पेड़ तले शरण ले ली। सूखे गले को ठंडे पानी से तर करने के लिए उसने छांगल की ओर हाथ बढ़ाया। मिट्टी के एक चौड़े मुंह वाले कुल्हड़ में पानी भरकर पीना चाहा तो हाथ वहीं थम गए। रामधन को पानी में किसी की परछाई दिखी, पर वो रामधन की नहीं थी। वो कोई अनजान ही परछाई थी। और तभी उस परछाई ने कहा, क्या हुआ? पानी न पीवेगा? रामधन के हाथ से कुल्हड़ छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और सारा पानी मिट्टी की तहों में समाता चला गया। राजस्थान के कुछ भागों में मिथक प्रचलित है कि रास्ते में झाड़ी पर उलझी या लटकी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, खासकर चमड़े से बनी कोई चीज, क्योंकि ऐसी चीजों को तांत्रिक अपनी साधनाओं में इस्तेमाल करते हैं।